हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। देखिए, इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा। चलिए अब बिना देरी के हम लोग करते हैं इस चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। हमारे चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स है, एक गांधी जी और दूसरा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट का एक फार्मर था, एक पीजेंट था। चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है और वहाँ पे हो रहे ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो गांधी जी को अप्रोच करता है और गांधी जी को बोलता है कि हमारी कुछ हेल्प करो। गांधी जी बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे मीटिंग है कानपुर में, उसके बाद तुम मुझे अपने साथ में ले चलना। और कानपुर में मीटिंग के बाद गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चले जाते हैं, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला उनको लेकर आते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पे। राजेंद्र प्रसाद जो कि एक लॉयर थे और बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे। उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, इसलिए उनके सर्वेंट गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को उनका वेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो गांधी जी को नहीं जानते थे और उन्हें लगा कि गांधी जी भी कोई दूसरे किसान है जो कि उनके मालिक को परेशान करते रहते हैं। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे ताकि वो और ज़्यादा डिटेल्स इकट्ठा कर सके जो शायद राजकुमार शुक्ला उन्हें नहीं दे पाए। इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहाँ पे जेबी कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, उनको पहले से ही लेटर लिख देते हैं। जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ में उनका वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे गांधी जी जाके एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के घर पे रुकते हैं। गांधी जी के आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आस पड़ोस में फैल गई और बहुत सारे लोग पैदल चलकर, कुछ लोग कन्वेंस से, कुछ लोग किसी भी तरीके से चंपारण पहुंच जाते हैं अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी जी को बुलाते हैं उनको ब्रीफ करने के लिए, यानी उनको डिटेल्स बताने के लिए। और ये जो लॉयर्स थे ये गांधी जी को बुलाते हैं उनको ब्रीफ करने के लिए, यानी उनको केस की पूरी डिटेल्स बताने के लिए। ये जो लॉयर्स थे ये सारे के सारे चंपारण के किसानों का रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब चंपारण के किसानों को रिप्रेजेंट किया करते थे कोर्ट में। वो गांधी जी को उनको एक केस के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उनसे जो फीस वो चार्ज किया करते थे उस बारे में भी बताते हैं, जिसपे गांधी जी उन्हें डांटते हैं कि वो किसानों से इतनी मोटी अमाउंट में फीस चार्ज कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि हमें लॉ कोर्ट में जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हैं वहाँ पे कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है उन किसानों के मन से उस डर को बाहर निकालना। चंपारण में ज़्यादातर जो एरेबल लैंड थी, यानी ज़्यादातर वो लैंड जिस पे खेती की जाती थी, वो दो बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड करके रखी हुई थी इंग्लिशमैन के द्वारा, जहाँ पे इंडियन टीनेंट्स काम किया करते थे फार्मर के रूप में। यानी जो इंडियन फार्मर्स थे वो किराएदार के रूप में काम किया करते थे और वहाँ की चीफ कमर्शियल क्रॉप इंडिगो थी। तो वहाँ का शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था कि जितनी भी लैंड है उस पूरी की पूरी लैंड पे 15% एरिया में इंडिगो ग्रो करनी होती थी और वो 15% पूरी की पूरी जो इंडिगो थी वो टैक्स के रूप में, यानी जैसा लगान मूवी देखी आप लोगों ने, तो लगान के रूप में वो ब्रिटिशर्स को देनी होती थी। ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा इर्कसम था, यानी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जो इंडिगो होती है, इंडिगो मतलब नील की खेती, जब भी नील की खेती की जाती है तो उसके बाद में जो ज़मीन है वो 6-7 महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो ख़राब हो जाती है, उस पर कोई दूसरी फसल आप नहीं उगा सकते। थोड़े टाइम में लैंडलॉर्ड्स को ये पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया और इसलिए वो सारे किसानों से एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 15% अरेंजमेंट से पूरी तरह से रिलीज कर देते हैं, बदले में आप हमें कुछ लमसम अमाउंट दे दो। क्योंकि उन्हें पता था कि अब जर्मनी जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर चुकी है तो हमारे इंडिगो कोई भी नहीं खरीदेगा। किसान जो भोले भाले थे वो बेचारे अग्री हो जाते हैं और कुछ जो किसान थे जो इसका प्रोटेस्ट करते हैं, यानी जो इसके विरोध में आते हैं, उसके अगेंस्ट में जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठग हायर कर लिए थे। इसी इंफॉर्मेशन पे गांधी जी वहाँ पे आते हैं और वो सारे फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास में जाते हैं। सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि वो आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी बोलते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, क्योंकि गांधी जी खुद भी तो एक लॉयर ही थे। उसके बाद में गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर बुलाता है तिरहुत डिवीज़न के और वो गांधी जी को बोलते हैं कि यहाँ से तुरंत चले जाओ तिरहुत से, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। अब क्योंकि गांधी जी ने वहाँ से जाने के लिए मना किया था, इसलिए गांधी जी के पास कोर्ट का एक समन आ जाता है। अब गांधी जी को कोर्ट में प्रेजेंट होना था।
अब पूरी की पूरी रात गांधी जी जागते रहते हैं और वो राजेंद्र प्रसाद को भी टेलीग्राफ करके बता देते हैं कि बिहार के कुछ इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स के साथ में तुरंत यहाँ पे आ जाओ, और वाइस रॉय को भी वो एक रिपोर्ट लिख देते हैं। अगला दिन जो होता है मॉर्निंग में मोतीहारी में मतलब ये मोतीहारी में रुके हुए थे। मोतीहारी पूरा पूरा किसानों से भर चुका था। अच्छा, किसानों को गांधी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। बस उन्होंने इतना पता था कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं और अथॉरिटीज़ उनको परेशान कर रही है। सो बहुत सारे किसान लोग वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। अब कोर्ट रूम के बाहर, मतलब कोर्ट के बाहर जब इतने सारे किसानों को देखते हैं ऑफिशियल्स, तो वो घबरा जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि अगर जल्दबाजी में हमने कुछ भी फैसला दे दिया तो सिचुएशन बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हो सकती है जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। गांधी जी जैसे तैसे उनकी हेल्प करते हैं इस पूरी भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, यानी पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऑफिशियल्स भीड़ को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। गांधी जी बोलते हैं कि देखो, आपके यहाँ से जाने का जो ऑर्डर है उसकी तो मैं पालना नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैंने कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना किया है, इसलिए मेरे अगेंस्ट जो भी पेनल्टी बनती है वो आप मुझसे चार्ज कर सकते हो, क्योंकि मैं लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर जल्दबाजी में कुछ भी फैसला सुना दिया तो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसलिए वो बोल देते हैं कि अभी के लिए केस को ड्रॉप कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों बाद में केस का फैसला सुनाएंगे। अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहर अल हक, बहुत सारे दूसरे प्रोमिनेंट लॉयर्स आ जाते हैं। गांधी के साथ में सलाह मशविरा करते हैं कि अगर गांधी को जेल में डाल दिया गया तो वो लोग क्या करेंगे। तो इस पे लॉयर्स बोलते हैं कि हम तो आपकी हेल्प करने के लिए आए थे। गांधी जी को बोलते हैं अगर आप ही जेल में चले जाओगे तो हमारा कोई काम नहीं रहेगा, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। इस पे गांधी उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग अपने आप को किसानों का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो और तुम ही उनकी हेल्प करने से मना कर रहे हो। तो उन्हें अपने ऊपर शर्म आने लगती है और वो सोचते हैं कि जब एक आउटसाइडर आके किसानों के लिए इतना ज़्यादा पेन ले सकता है तो हम लोग तो फिर भी किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होने का दिखावा करते हैं और उनसे मोटी फीस भी लेते हैं। तो फिर वो इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अगर आपको कुछ भी हुआ, आपको जेल हुई, तो हम भी साथ साथ में आपके जेल में चलेंगे। और सब लोग एक लिस्ट बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं जेल भरो आंदोलन की। गांधी जी यहीं पे खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि बस चंपारण की जो लड़ाई है वो हमने आधी तो यहीं पे जीत ली है। थोड़े दिनों बाद में गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है, मतलब लिखित में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मजिस्ट्रेट ने उस केस को ड्रॉप कर दिया है और सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की पहली बार जीत हुई थी। गांधी जी और कुछ लॉयर्स मिलके अब एक फार फ्लंज इंक्वायरी स्टैब्लिश करते हैं, यानी अब एक जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लगभग 10,000 के आसपास जो किसान थे उनके बयान लिए गए, नोट्स बनाए गए, सबूत इकट्ठा किए गए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। पूरा का पूरा जो एरिया था वो इस एक्टिविटी से कांप जाता है। जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया जाता है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वो उनके कुछ इंटरव्यूज लेते हैं और उसके बाद में ये डिसीजन लिया जाता है कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी की जाएगी। तो अब एक तरफ गवर्नमेंट थी और लैंडलॉर्ड्स थे, दूसरी तरफ किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सिर्फ गांधी जी थे। पूरी इंक्वायरी की जाती है और इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि सच में गलती लैंडलॉर्ड्स की थी। तो मतलब अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हें पैसा वापस किसानों को देना पड़ेगा। जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो अब सोचते हैं कि हम कितना पैसा वापस दें। उन्हें लगता है कि शायद हमें पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी गांधी उन्हें बोलते हैं कि हमें पूरा पैसा नहीं चाहिए, हमें 50% पैसा वापस चाहिए। अब इस पे लैंडलॉर्ड्स की हिम्मत बढ़ जाती है और वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो 25% पैसा ही वापस देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांधी इसके लिए मना कर देंगे। लेकिन गांधी जी इसके लिए भी मान जाते हैं। गांधी जी बाद में बताते हैं कि पैसा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, हम लोगों को, ब्रिटिशर्स को या लैंडलॉर्ड्स को ये बताना था कि किसान अब दबा कुचला हुआ नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। सबसे मेन बात, वो अब किसी का भी जुर्म नहीं सहेगा। और यही इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ हमारा एक कदम था। इसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स भी हुए जिसमें गांधी जी की पोजीशन जस्टिफाई होती चली गई। थोड़े समय बाद में ब्रिटिशर्स वहां से चले गए सारी अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर, जो कि वापस उन्हीं किसानों के पास आ गई जो किसान उस पर खेती किया करते थे। और इसी के साथ ये चैप्टर का मेन पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद गांधी जी वहाँ से गए नहीं, गांधी जी चंपारण में रुके रहे और वहाँ पे सब तरह की कंडीशंस को इम्प्रूव करने का डिसीजन उन्होंने लिया। जैसे जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी, तो गांधी जी कुछ डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि अपनी खुद की इच्छा से अपनी सर्विसेज वहाँ पे देना चाहते थे। और वहाँ पे
कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट दवाइयों के तौर पर रखा गया था। कोई भी बीमारी हो तो इन्हीं को घुमा फिरा के दे दिया जाता था। गांधी जी ने देखा कि औरतों के कपड़ों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वो अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को भी बुला लेते हैं वहाँ की औरतों से बात करने के लिए। एक लेडी कस्तूरबा गांधी को बताती है कि उनकी झोपड़ी में कपड़े ही नहीं है और ये जो एक अलमीरा लगी हुई है उसी में सारे कपड़े हैं, उसी में एक साड़ी है जिसे वो दिन रात पहनती है। लंबे टाइम तक जब चंपारण में गांधी रुके रहे थे तो अपने आश्रम पे भी काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने नज़र रखे रखी। वहाँ से भी लगातार वो कांटेक्ट में बने हुए थे। कई बार वो मेल करके वहाँ के फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछ लिया करते थे। चंपारण का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था गांधी की लाइफ में। उन्होंने तो सोचा था कि थोड़े दिन में मैं इस एपिसोड को ख़त्म करके आ जाऊंगा, लेकिन गांधी जी की लाइफ का पूरा 1 साल इसमें लग गया था। इस एपिसोड में एक और मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, साथ ही साथ ये एक इंग्लिश मैन भी थे। और ये जब फिजी आइलैंड्स पे वापस जा रहे थे अपनी ड्यूटी के लिए तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स बोलते हैं कि इसको अपन अपने साथ में मिला लेते हैं क्योंकि एक इंग्लिश मैन है तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन गांधी मना कर देते हैं। वो बोल देते हैं देखो, किसी भी आउटसाइडर को अपने साथ में लड़ाई में मिलाने का मतलब है अपने आप को कमज़ोर साबित करना। और हम लोग ब्रिटिशर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग वीक नहीं हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। और गांधी जी एक्चुअली मेरे मन की बात भी जान चुके थे, क्योंकि मैं भी इसीलिए बोल रहा था, मतलब ये जो ऑथर है ये बताते हैं, मैं भी गांधी जी को इसीलिए बोल रहा था जिससे कि हम लोगों को एक बैक सपोर्ट मिल सके एक इंग्लिश मैन का। लेकिन गांधी जी ने हमारे माइंड को करेक्टली पढ़ लिया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे में बंधी हुई है। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। किसी तरह के कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स बना रखा है, वहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और इस चैप्टर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईटी से ऑनलाइन से मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का भी ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।